जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई चाल चलते हैं तो पूरी दुनिया में जैसे भूचाल सा जाता है, और मामला जब ईरान जैसे संवेदनशील मुद्दे का हो तो बात और भी गंभीर हो जाती है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहली नज़र में देखने पर तो यही लगता है कि सब कुछ बिखरा बिखरा सा है। कभी वो धमकी देते हैं तो अगले ही पल बातचीत का ऑफर भी दे देते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरी रणनीति को समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक ऐसी थियरी को समझना होगा जो सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही असरदार भी मानी जाती है। इस थियोरी का फंडा बहुत सिंपल है। ये कहती है कि अगर आपका दुश्मन आपको अनप्रेडिक्टेबल, मतलब थोड़ा मनमौजी और सनकी समझने लगे, तो वो आपकी धमकियों को कहीं ज्यादा गंभीरता से लेगा। और मजे की बात ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये ट्रम्प की अपनी कोई खोज नहीं है। ये रणनीति सबसे पहले इस्तेमाल की थी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध के दौरान। उन्होंने दुनिया को ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो वियतनाम पर परमाणु बम गिराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। खैर, उनकी ये चाल उस वक्त तो कामयाब नहीं हुई। अब ट्रंप भी वही खेल, वही मैडमैन थ्योरी अपना रहे हैं, लेकिन उनके तर्कश में एक और तीर भी है। ट्रंप का तरीका एक दो-धारी तलवार जैसा है। देखिए, एक तरफ तो वो दुनिया के सामने ईरान को तबाह कर देने की बातें करते हैं, जिससे तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है, और वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे पाकिस्तान जैसे देशों के जरिए बातचीत के दरवाजे भी खुले रखते हैं। मतलब सामने से तो मुक्का दिखाया जा रहा है और पीछे से सुलह का इशारा भी किया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई कोई भी देश इतना बड़ा जोखिम आखिर क्यों उठाएगा? इस खतरनाक खेल के पीछे का असली मकसद क्या है? और जवाब है पैसा। जरा इस रकम को देखिए, $6 ट्रिलियन। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अपने सिर्फ एक दौरे पर इतने के सौदे पक्के कर लिए थे। और जानते हैं ये सौदे कैसे हुए? उस इलाके में स्थिरता यानी शांति लाने का वादा करके। मतलब अमेरिका शांति बेचकर भी पैसा कमाता है और अशांति फैलाकर भी। ये होता कैसे है समझिए। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो दो चीजें होती हैं। पहली, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और क्योंकि अमेरिका अब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक बन गया है तो उसे सीधा सीधा फायदा होता है। और दूसरी बात, उस इलाके के डरे हुए देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से और ज्यादा हथियार खरीदते हैं। मतलब दोनों हाथों में लड्डू। और देखिए, ट्रंप इस बात को छिपाते भी नहीं हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी उन देशों की है जिन्हें वहां से तेल चाहिए। एक तरह से वो कह रहे हैं, देखिए समस्या हमने खड़ी की है, अब इसे सुलझाने के लिए आप हमें पैसे दीजिए। लेकिन रुकिए, इस कहानी में ईरान कोई बेचारा पीड़ित नहीं है। अमेरिका के हर दांव के लिए ईरान के पास भी अपना एक जवाब तैयार है, और उसकी रणनीति भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। ईरान की रणनीति को समझने के लिए ये ढाबे और 5 स्टार होटल वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक है। सोचिए, पश्चिमी देश उस 5 स्टार होटल की तरह हैं, जिसकी साख, जिसका व्यापार, जिसकी स्थिरता, सब कुछ दांव पे लगा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान उस ढाबे की तरह है जिस पर पहले से ही इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं कि उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। तो वो होटल के सामने थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी करके अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकता है। और इसी न्यूसेंस पावर के जरिए ईरान फायदा उठा रहा है। वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो देश पहले अमेरिकी दबाव में आकर ईरान से दूरी बना रहे थे, अब वही देश अपने तेल टैंकरों को बचाने के लिए ईरान से बातचीत करने को मजबूर हैं। इससे न सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है, बल्कि उसके नेताओं की अपने देश में पकड़ भी और मजबूत हो जाती है। अमेरिका और ईरान के इस शतरंज के खेल में असली कीमत तो पूरी दुनिया चुका रही है। चले देखते हैं कि इस संकट का असर हम सब पर, बाकी देशों पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, आमतौर पर एक नियम सा है कि जब भी दुनिया में जंग का खतरा मंडराता है तो निवेशक एक ही चीज की तरफ भागते हैं, सोना। गोल्ड को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन इस बार कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। तनाव बढ़ने के बावजूद सोने की कीमतें बढ़ने की बजाय गिर रही हैं। ये बाजार के एक नए और बहुत गहरे डर की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है?
अगर सोना भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित है क्या? इसका जवाब आज की ग्लोबल इकोनॉमी की एक कड़वी सच्चाई बताता है। डर सोने का नहीं है, डर है कैश की कमी का। बड़े बड़े देशों और बैंकों को ये लग रहा है कि अगर संकट और बढ़ा तो उन्हें तेल जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए फॉरेन कैश यानी अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सब लोग सोना बेचकर डॉलर जमा कर रहे हैं। और विडंबना देखिए, अमेरिका के बनाए संकट में ही अमेरिकी डॉलर और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो ये चोट चौतरफा है। हमारा व्यापार का रास्ता रुकता है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों से आने वाले अरबों डॉलर के रेमिटेंस पर खतरा मंडराने लगता है। और तेल की बढ़ती कीमतें पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज को महंगा कर देती हैं, जिसका बोझ सरकार और आम जनता दोनों पर पड़ता है। ये सब हमें इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर ले आता है। अगर ये संकट जानबूझकर बनाया गया है तो इसका अंत कैसे होगा? इसका एग्जिट प्लान क्या है? अमरीकी विदेश नीति का एक पुराना पैटर्न रहा है। वो किसी भी संघर्ष को शुरू तो बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन उसे सही अंजाम तक पहुंचाने में अक्सर नाकाम रहते हैं। वो अच्छे इनिशिएटर तो हैं, पर अच्छे फिनिशर नहीं। वियतनाम से लेकर इराक और अभी हाल ही में अफगानिस्तान तक हर जगह एक ही कहानी दोहराई गई है। अमेरिका आता है, पूरी व्यवस्था को उथल-पुथल कर देता है और फिर अचानक सब कुछ पीछे छोड़कर निकल जाता है और उस मलबे को साफ करने की जिम्मेदारी दूसरों पर आ जाती है। और यही ट्रंप की रणनीति का अंतिम चरण है। वो इस संकट को एक सीमा तक ही बढ़ाएंगे। जैसे ही उन्हें ये लगने लगेगा कि ये केओस, ये अराजकता एक वैश्विक मंदी का रूप ले सकती है जिससे खुद अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा, वो इस खेल से बाहर निकल जाएंगे। मुनाफा अपनी जेब में और जिम्मेदारी दुनिया के कंधों पर। तो ट्रंप की पूरी रणनीति यही है। एक संकट पैदा करो, उससे आर्थिक और राजनीतिक फायदा उठाओ और फिर इससे पहले कि आग पूरी दुनिया में फैले, वहां से निकल जाओ। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब धुआं छटेगा तो इस आग को बुझाने की कीमत कौन और कैसे चुकाएगा?